आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, हम इसके पीरियड्स को डिस्कस करें कि कहाँ से आपका लिटरेचर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों अप टू लेकर के 450 डार्क एज जिसे कहते हैं 450 है ना, जिसे डार्क एज के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, है ना। नहीं जानते तो यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। डार्क एज डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, द डिवीजन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डार्क एज से, जो कि 450 एज को ही डार्क एज नाम से जाना जाता है। 450 to 1066, you know that is a old English period or Anglo-Saxon period। एंग्लो सैक्सन पीरियड दोस्तों यानी कि 450 और 450 से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश इसलिए कहा गया क्योंकि इस समय जो है कल्चर पूरी तरीके से एक अभी अपडेटेड नहीं था। लोग पुराने तरीके से रह रहे थे, है ना। तो जैसे लोग अपना इधर उधर भटकना रहना इस तरीके से है ना, इनके पास कोई अपना एस्टेब्लिश नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग जैसे 1066 यानी कि 1066 से लेकर के 1500 मिडिल इंग्लिश पीरियड, जिसे हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब एंग्लो सेक्सन पीरियड की थोड़ी सी स्टोरी बता दें दोस्तों। एंग्लो सेक्सन पीरियड की स्टोरी यही है कि इनमें 3 तरह के ट्राइब्स आए थे। एक आए थे आपका एंगल, जिसे एंग्लो का नाम से जाना गया, सेक्शन आए थे और जूट्स आए थे। ये 3 तरह के आपके ट्राइब्स आए थे, जो कि इन्हीं के नाम पर ही एंग्लो, जिनमें से इन्हीं के नाम पे ही ये पीरियड पड़ा एंग्लो सेक्शन, जिनमें से तीनों ट्राइब में से एंग्लो यानी एंगल और सेक्शन और जूट्स, ये 3 तरह के ट्राइब्स आए थे, जिनमें से एंग्लो और सेक्शन ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे और आपका जूट्स थोड़ा सा पावर में कम था। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि 3 तरह के आपके ट्राइब्स आए थे, जिनमें से एंग्लो सेक्शन और ज्यूट्स। जो एंग्लो और सेक्शंस दोनों आपके स्ट्रॉन्ग थे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो द एंगल्स द सेक्शन ट्राइब्स वर द लार्जेस्ट ऑफ द 3 अटैकिंग ट्राइब्स। इज नो दैट, यानी कि एंग्लो और सेक्शन ट्राइब्स जो हैं वो लार्जर थे 3 अटैकिंग ट्राइब्स या ट्राइब्स, यानी कि तीनों में से ये स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है दोस्तों, वी ऑफन नो देम एज एंग्लो सेक्शंस, दे शेयर द सेम लैंग्वेज। बात यह है कि इनके दोनों के बीच में, एंग्लो और सेक्शन के बीच में इतनी घनिष्ठता क्यों हो गई, क्योंकि ये दो जो है अपनी सेम लैंग्वेज को शेयर करते थे। समझ में आ गया दोस्तों, अपनी सेम लैंग्वेज को ये शेयर करते थे, यानी कि जो एंग्लो की लैंग्वेज है और जो सेक्शन की लैंग्वेज है, दोनों की लैंग्वेज क्या है, सेम है, इसीलिए ये दोनों स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए, 450 से 1066 ये आप जान लीजिए कि इसे एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें 1066 से लेकर के 1500 का पीरियड एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, एंग्लो नॉर्मन, और फिर यू कैन से दैट मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट फ्रॉम 1066 नॉर्मल नॉर्मन ऑफ नॉर्मल कंक्वेस्ट। नॉर्मल कंक्वेस्ट कब हुआ, अब इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 1066 में आपका क्या हुआ, नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, है ना। नॉर्मेंडी जिसे कहते हैं, नॉर्मन कंक्वेस्ट हुआ, ये लोग आज आ गए। ठीक है, अब ये अपने तरीके से जैसे कि इंक्लूड कर लिए, अपने तरीके से सारी चीज़ चलाना शुरू कर दिया, है ना। तो जब इन्होंने पराजित किया यानी कि एंग्लो सेक्शन लोगों को, तो नॉर्मल लोग आ गए और वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिए। समझ में आ गया एंग्लो नॉर्मन।
और एंग्लो सैक्सन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता दोस्तों। इनको आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है 450 से 1066, और मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है 1066 से 1500। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर हम रिनाइसेंस की बात करें, रिनाइसेंस का 1500 से लेकर के 1600, रिनाइसेंस इसे अर्ली मॉडर्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अर्ली मॉडर्न के नाम से जानते हैं। इसी को आपको रिनाइसेंस पीरियड कहा जाता है। अब इसी अर्ली मॉडर्न में आपके कुछ सब पीरियड है, जैसे कि आपका एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, कैरोलियन पीरियड है ना, ऑगस्टन पीरियड, ये सारे कॉमनवेल्थ पीरियड, ये सारे पीरियड इसी में इंक्लूडेड है। तो इनको आप पूरी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है इनको, है ना, क्योंकि ये जो आपके रिनाइसेंस पीरियड है, रिनाइसेंस पीरियड में से इनको अरेंजमेंट करने के लिए आता है। ध्यान रखना, आपका एलिजाबेथन पीरियड 1558-1603 चलता है, एलिजाबेथन पीरियड। और 1603 1625 जैकोबियन एज चलता है, 1625 1649 कैरोलियन चलता है, 1649 1660 ये आपका कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरजिनम कहते हैं, है ना। एलिजाबेथन पीरियड ये दोस्तों गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है कि नहीं, गोल्डन एज के नाम से जाना एलिजाबेथन पीरियड को। आगे हम एक एक स्टोरी डिफाइन करेंगे। अभी फ़िलहाल आप क्रोनोलॉजी पर ध्यान दें, और क्रोनोलॉजी जितना बेटर हो जाएगा उतना ही आप चीज़ों को स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, इनका ऑर्डर जरूर ध्यान रखना दोस्तों, है ना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए, रेनाइसेंस पीरियड 1500 टू 1600 याद रखिएगा, 1500 टू 1600। रेनाइसेंस पीरियड में 4 सब पीरियड हैं, 1558 टू 1603 एलिजाबेथन पीरियड। देन उसके बाद जैकोबियन पीरियड 1603 से 1625, कैरोलियन पीरियड 1625 टू 1649, and Commonwealth period 1649 to 1660. That 4 periods you remember belongs to Renaissance period. Is that clear? Now we will discuss next period. इसको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड की। न्यू क्लासिकल पीरियड अपने आप में अगर हम बात करेंगे तो 1662 1798 1660 से 1798 तक, इसे हम रिनाइसेंस पीरियड न्यू क्लासिकल पीरियड के नाम जानते हैं। इसमें सब कुछ नवाचार हो रहा था, लोग नए तरीके से सीख रहे थे, ये हम बताएंगे आगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ और सिर्फ क्रोनोलॉजी पर ध्यान दें। न्यू क्लासिकल पीरियड हैव सब कैटेगरी restoration period, Augustan period, you know that is the age of Alexander Pope, and age of sensibility, and you can say that age of Dr. Johnson। समझ में आ गया दोस्तों? तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो न्यू क्लासिकल पीरियड है, तो न्यू क्लासिकल के सब पीरियड होते हैं। सब पीरियड का मतलब दोस्तों, इसके अंदर इंक्लूडेड पीरियड जो है वो आपका रेस्टोरेशन पीरियड, आपका अगस्टन पीरियड, और आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अगस्टन पीरियड को आप जानते रहें, उसे ही आप अलेक्जेंडर पोप के नाम से जानते हैं, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी या इसे ट्रांजिशनल पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसे एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया? चलो रिमाइंड करिए। न्यू क्लासिकल पीरियड 1600 टू 60 से लेकर के 1798 यानी कि 1660 से 1798 रिमाइंड करिएगा साथ साथ, और हर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा। 1660 से 1700 लेकर के ये आपका आता है रेस्टोरेशन पीरियड, 1660 से 1700, 1700 लेकर के 1745 तक अगस्टन पीरियड आता है, जिसे एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप कहते हैं। एंड 1745 से लेकर 1798 तक जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। नाउ इज दैट क्लियर? नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पीरियड। अब नेक्स्ट पीरियड की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका रोमांटिक पीरियड एंड विक्टोरियन पीरियड। रोमांटिक पीरियड यू नो दैट 1789 टू 1837, दैट इज अ रोमांटिक पीरियड। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। रोमांटिक पीरियड 1798 से लेकर के 1837 के पीरियड को
रोमांटिक पीरियड कहते हैं, है ना। इसमें आपके रोमांटिक राइटर्स आ गए थे जो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से इमेजिनरी के रूप में, रियलिज्म के रूप में या इमेजिनिस्ट के रूप में यूज़ कर रहे थे। विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901, दैट इज 2 पीरियड्स, है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग कौन कौन सा। रोमांटिक पीरियड 1798 से 1837, विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901। ठीक है, ना इज दैट क्लियर। अब इसी में आपका 2 पीरियड और इंक्लूडेड है दोस्तों। इस 2 पीरियड की बात करें तो आपका आ जाता है 1848 से 1860 में प्री रैफेलाइट्स पीरियड होते हैं, इसको पढ़ाएंगे। और 1880 से 1901 ये आपका एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, ये इंक्लूडेड है आपका यहाँ पर इस पीरियड में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ज़्यादातर आपका विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाएगा। तो विक्टोरियन पीरियड की सब कैटेगरी क्या हो गई, विक्टोरियन पीरियड की सब कैटेगरी हो गई 1848 से 1860 में प्री रैफेलाइट्स एंड 1860 से 1901 में एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। ये 2 पीरियड इंक्लूडेड हैं, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड का, जो 1901 से 1945 तक चला। इसे हम मॉडर्न पीरियड के नाम से कहते हैं, जो 1901 से 1945 तक चला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 1901 से 1945 तक चला मॉडर्न पीरियड। और मॉडर्न पीरियड में एडवर्डियन और जॉर्जियन 2 पीरियड होते हैं। मॉडर्न पीरियड में एडवर्डियन एंड जॉर्जियन पीरियड है, एडवर्डियन पीरियड एंड जॉर्जियन पीरियड। एडवर्डियन पीरियड में ये कहानी स्टोरी हम बताएंगे, अभी फ़िलहाल क्रोनोलॉजी आप अंडरस्टूड करें। ठीक है दोस्तों, जॉर्जियन पीरियड ध्यान रखना 1901 से 1945 तक आपका मॉडर्न पीरियड चलता है। पोस्ट मॉडर्न 1945 टू प्रेजेंट, दैट इज अ पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं। इज दैट क्लियर, नोट डाउन इट, आप पूरा इसको लिख लीजिएगा, एक एक क्रोनोलॉजी छूटने न पाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा यहाँ पर देखें, हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट फ्रॉम 1914। जो मॉडर्निज्म है, ये हाई मॉडर्निज्म आपका स्टार्ट होता है 1914 से स्टार्ट हो जाता है ना। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जब होता है तभी से शुरू हो जाता है। लोग इसीलिए अपने आप के अंदर चेंजिंग लाने के लिए युद्ध शुरू कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि किंग जॉर्ज बिकम द इंग्लैंड ऑफ 1910, है ना। 1910 में किंग जॉर्ज क्या हो गए थे, इंग्लैंड के किंग थे। लेकिन ट्रेंड्स ऑफ एडवर्डियन लिटरेचर कंटिन्यूड अप टू 1914 तक। एडवर्डियन लिटरेचर 1914 तक कंटिन्यू रहा। समझ में आ गया दोस्तों। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेजर ऑथर्स इन दिस पीरियड्स, ओल्ड सेक्शन और एंग्लो सेक्शन। अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि आपके एंग्लो सेक्शन पीरियड में कौन कौन से मेजर ऑथर्स हैं, मुख्य ऑथर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना। जैसे आपको बताया गया कि एंग्लो सेक्शन पीरियड में आपको जानना है कि ये 3 तरह के ट्राइब्स आए थे, एक एंगल सेक्शन एंड जूट्स। यू नो दैट एंग्लो सेक्शंस, है ना, बताया गया आपको। अब यहाँ पर एंगल और सेक्शन जो ट्राइब्स हैं, ये लार्जेस्ट थे 3 अटैकिंग ट्राइब्स। ये बड़े थे, यानी कि क्योंकि ये इनके पास सेम लैंग्वेज थी, ये शेयर करते थे सेम लैंग्वेज। ठीक है, और ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे, है ना। अब जो ये लगभग 600 पीरियड तक इन्होंने सफ़र किया है ब्रिटेन में। सेक्शन फ्रॉम ब्रिटेन कह रहा है यहाँ पर, देखिए दोस्तों, दिस पीरियड इनकम्पासेस लिटरेचर रिटन इन एंग्लो सेक्शन, है ना। लिटरेचर रिटन इन सेक्शन द 600 ईयर एंग्लो सेक्शन पीरियड ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो 600 पीरियड है वो लगभग मिड 5th सेंचुरी तक चला टू द नॉर्मन कंक्वेस्ट। जब तक नॉर्मन कंक्वेस्ट नहीं हुआ, तो नॉर्मन कंक्वेस्ट कब हुआ था दोस्तों, नॉर्मन लोगों ने कब आकर के आक्रमण किया, तो 1066 में। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो एंग्लो सेक्शन पीरियड है, तो इसमें लोग लिखने वाली प्रथा ज़्यादा नहीं थी, लोग लिखते नहीं थे, ओरली सारे, चाहे वो एपिक हो, ड्रामा हो, पोइट्री हो, है ना। तो ये जो है ओरली सारी चीज़ों को कंडक्ट करते थे, इसमें रिटन का कोई भी जिक्र नहीं, लिखते नहीं थे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि यहाँ बात किया गया दोस्तों, जैसे कुछ एपिक हैं, जैसे पोएट्री हो गया, हैजियोग्राफी हो गया, सरमन्स, बाइबल हो गया, ये ट्रांसलेशन, बाइबल ट्रांसलेशन इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है दोस्तों,
तो ये कुछ रेडिकल्स या आदर्श वर्क किए गए, जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट पीरियड में जो इस पीरियड का जो एंग्लो सेक्सन पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट एपिक पोएम है वो है बीओवुल्फ। ठीक है दोस्तों, इसे हम नेशनल एपिक स्टेटस ये ब्रिटेन में प्राप्त किया। एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल में ये सबसे बेस्ट है दोस्तों, ध्यान रखना बीओवुल्फ। इस द पोएम्स कैडमोन्स, कैडमोन्स की पोएम हैमन, ध्यान रखना हिम्न जिसे कहते हैं, ये पोएम कैडमोन्स हिम्न फ्रॉम 7th सेंचुरी। तो कैडमोन्स की पोएम हिम्न ये 7th सेंचुरी में लगभग आई है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिटन टेक्स्ट इन इंग्लिश। ध्यान रखना दोस्तों, पहले लिखने की प्रथा नहीं थी, यानी कि लोग ओरली सारे एक्टिविटी करते थे, लेकिन क्या हुआ कि अब धीरे धीरे ये पहली कैडमोन्स की हाइम पोएम आई थी, एपिक पोएम आई थी, जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिटन टेक्स्ट में मिली थी इंग्लिश में। ठीक है ना। अब मेजर पोएट्स इन दिस पीरियड कौन कौन से हैं, तो इसमें कैडमोन, सेनेवुल्फ, किंग अल्फ्रेड ये इंक्लूडेड है। ये कुछ मेजर पोएट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। कैडमोन है, सेनेवुल्फ है, किंग अल्फ्रेड है। ठीक है दोस्तों, ये इस पीरियड के एंग्लो सेक्सन पीरियड के मेजर ऑथर है। बीओवुल्फ इज़ द, ये भी नोट कर लीजिएगा, बीओवुल्फ इज़ द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक। बीओवुल्फ इज़ द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश एपिक, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। पोएम है ना, 3182 लाइन्स, विच लाइन्स, एलिट्रेटिव लाइन्स, एलिट्रेटिव लाइन्स ये आपका डिवाइस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। ये स्कैंडिनेविया में जो है, पैगन स्कैंडिनेविया में इसे स्टोरी को सेट किया गया 6th सेंचुरी में। ठीक है दोस्तों, ये हीरोइक एडवेंचर्स है, इसमें हीरोइक पोइट्री है, ये ध्यान रखना है ना। ठीक है दोस्तों, जिसमें प्रोटागोनिस्ट कौन है, बीओवुल्फ, हीरो ऑफ जीट्स, हीरो ऑफ जीट्स। ये इसमें बीओवुल्फ जो प्रोटागोनिस्ट है वो कौन है, प्रोटागोनिस्ट बीओवुल्फ है, जिसे हीरो ऑफ जीट्स कहते हैं। ये डेनिश किंग हॉर्थंगर ऑफ टेरेबल मॉन्स्टर ग्रेंडल, इसमें डेनिश किंग हॉर्थंगर और टेरेबल मॉन्स्टर ग्रेंडल की कहानी है। ठीक है दोस्तों, इसकी कहानी क्या है, आपको चैनल में जो है लिटरेचर्स अड्डा पे दोस्तों वीडियो बनाया गया स्पेशली बीओवुल्फ को, वो जा कर के आप सुन लीजिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये ग्रेंडल्स की बीओवुल्फ मार देता है ना। और ये हॉर्थंगर है एक मीड हॉल, हॉर्थंगर क्या होता है, एक मीड हॉल होता है जहाँ पर मीड हॉल का नाम हेरियोट होता है, ध्यान रखना। ये हॉर्थंगर एक जो है एक प्रकार का जो है, हॉर्थंगर वहाँ का एक राजा था, ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, है ना। वो जो है पराजित कर देता है उस ग्रैंडल को। उसके बाद एक मीड हॉल बनवाता है। मीड हॉल मतलब होता है जहाँ पर लोग भोजन करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, मीट वगैरह खाते हैं ना। उस मीड हॉल का नाम क्या था, हीरोएट, ये ध्यान रखना, मीड हॉल का नाम यही दोस्तों, हीरोएट, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और वो जो है फिर इनको पराजित करके अपने लैंड वापस चलाता है और वहाँ जो बिकम द किंग ऑफ जेट्स का राजा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बीओवुल्फ की स्टोरी, आप वहाँ जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बीओवुल्फ की पूरी स्टोरी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एंग्लो सेक्सन का, ध्यान रखना। 350 में एंग्लो सेक्सन रेड इंग्लिश शोर एंड बीटन बैक बाय द रोमन्स, ये 350 में ये आए थे इंग्लिश के तट पर, शोर पर, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, रोमन्स के द्वारा, जिसे एंग्लो नॉर्मन कहते हैं, जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसे ही हम एंग्लो रोमन के नाम से जानते हैं, तो ये वापस चले गए, भगा दिए गए। 450 में रोमन्स लीव इंग्लैंड, 410 में रोमन ने क्या किया, इंग्लैंड छोड़ दिया और इंग्लैंड अब धीरे धीरे बिखर रहा था। ठीक है दोस्तों, अब 449 to 450, अब यहाँ पर कौन आया, जूट्स फ्रॉम, यानी 450 से 449 से 450 में जूट्स फ्रॉम जूट्स हैं, जो एंग्लो सेक्सन जूट्स हैं, एंग्लो सेक्सन जूट्स हैं। जूट कहाँ से आए थे, जूट लैंड से आए थे। एंजल्स कहाँ से आए थे, डेनमार्क से आए थे। और सेक्सन कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जाता है कि जूट्स वेयर कम फ्रॉम, कहाँ से आए थे, तो आप बता सकते हैं जूट लैंड से, सेक्सन जर्मन से, एंड एंजल्स डेनमार्क से। नाउ इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान रखना है। ये जो 7 किंगडम्स आर स्कैटर्ड अक्रॉस ब्रिटेन, इस समय 7 किंगडम्स चल रहा था। अब यहाँ पे देखिए सेंट अगस्टाइन
क्रिश्चियनिटी लाए थे रोम से। कहाँ से क्रिश्चियनिटी आया था? क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियनिटी अगस्त सेंट अगस्टाइन लाए थे ब्रिटेन से, और आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी यानी कि हो गए थे, यानी कि यहाँ ये लोग जो है अपना क्रिश्चियनिटी का प्रचार यानी कि फैलाव कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उसी बीच 617 ईस्वी में नॉर्थम्बिया बिकम्स द किंग सुप्रीम किंगडम। नॉर्थम्बिया क्या हो गया, पावर में आ गया, और वो जो है पूरी तरीके से पावर में राजशाही में आ गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं दोस्तों वाइकिंग की। वाइकिंग इन्वेजन, वाइकिंग आक्रमण कब शुरू हुआ था? तो ये आपको नोटिस करना, वाइकिंग आक्रमण शुरू हुआ था 787 में, ये ध्यान रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम अंडर एडगर, ये यूनाइटेड किंगडम अंडर एडगर तो 97 में हो गया था, 1957 में। अब सिन्योड्स बिकम किंग इंग्लैंड 1016 में, सिन्योड इंग्लैंड के राजा बन गए। और ये देखिए नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट कब हुआ? 1066 में हुआ। ना इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ये पॉइंट ध्यान रखना। चलिए आइए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो है जो आपने पढ़ा है उस आधार पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए हम लोग रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है दोस्तों, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन गिवन है, ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द, earliest recorded form of the spoken in England and southern and eastern Scotland in the early Middle Age, that is a English language। ये ध्यान रखना, कौन है? इंग्लिश लैंग्वेज कि, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश या एंग्लो सेक्सन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू ग्रीक ब्रिटेन बाई, किसके द्वारा लाया गया? तो एंग्लो सेक्सन के द्वारा लाया गया, है ना, एंग्लो सेक्सन के द्वारा। सेटल इन किस सेंचुरी में? मिड 5th सेंचुरी, ये भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कैडमन्स हेम इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम कंपोज बिटवीन, आपने जो पढ़ा कैडमन हिम, है ना, ये आपका कब से कब कंपोज किया गया? 658 से लेकर के 680, तो ये इनके बीच में ये कंपोज किया गया। नाउ इज दैट क्लियर? कैडमन हैम्स इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम कंपोज बिटवीन 658 to 680। कैडमन 657 to 684 द अर्ली इज द अर्लीस्ट इंग्लिश पोएट, है ना, कैसे पोएट थे? इंग्लिश पोएट थे उस समय के, ये आप नोट कर सकते हैं। नाउ इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल्दा ऑफ विडबाई इज डैश, ये किसकी बात करता है? क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे आ रही थी दोस्तों, तो क्रिश्चियन सेंट की बात करेगा यहाँ पर। इज एंड द फाउंडिंग एबेस ऑफ द मोनेस्ट्री एट विडबाई, है ना, तो मोनेस्ट्री की बात करें तो आपको समझ जाना है कि क्रिश्चियनिटी उस समय चल रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, तो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेज इन इंग्लैंड entitled The Ecclesiastical History of the English People, Historia Ecclesiastica Gent Ecclesiarum, ये हिस्टोरी है, ध्यान रखना, हिस्टोरिया एक्लेस्टिकल, है ना, ये स्टोरी है, इसको ध्यान रखना। ये किसके बीच यानी कि बात कर रहा है? तो ये वेनेरेबल बेड़े की बात कर रहा है, जो कि 731 AD में जेंटसी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ecclesiastical history of the English people is was originally composed, किस में कंपोज किया गया? ecclesiastical history, ये ब्रिटेन यानी लैटिन में, ठीक है ना, क्योंकि उस समय लैटिन भाषा चल रही थी। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा था, बताया कि who wrote a history of the Christian churches, who wrote the history of the Christian churches, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेज इन इंग्लैंड, किसने लिखा था हिस्ट्री क्रिश्चियन चर्चेज का इंग्लैंड में? एंटाइटल द एक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द, जिसमें एक्लेस्टिकल हिस्ट्री भी इंक्लूड है इंग्लैंड के लोगों का, जिसे लैटिन भाषा में लिखा गया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, देखे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है लैटिन हिस्टोरिया एक्लेसिस्टिका जेंटिस एग्लोरिनम, है ना,
जिसे वेनरेबल बेडे ने लिखा। समझ में आया दोस्तों, जिसे वेनरेबल बेडे ने लिखा। अच्छा, डॉक्टर डॉक्टर ऑफ चर्च किसे कहा जाता है? वो वेनरेबल बेडे को कहा जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, डॉक्टर ऑफ चर्च वेनरेबल बेडे कहा जाता है। ठीक है ना, समझ में आया। और यहाँ पर कैडमन को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। कैडमन को भी नोट कर लीजिएगा, कैडमन को भी नोट कर लीजिएगा, फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। नाउ इज दैट क्लियर? अब ये तो आपने लगा ही दिया कि ये लैटिन की बात करा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपुल इज बिलीव टू हैव बीन कंप्लीटेड इन, यानी इंग्लिस्टिकल हिस्ट्री इंग्लिश पीपुल का इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री जो है वो बिलीव किया जाता है कंप्लीट होने को। कब कब कंप्लीट होने को बिलीव किया जाता है? ये आपका 731 में, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ इज दैट क्लियर? अब हम लोग कुछ बीवुल्फ की स्टोरी पढ़ लेते हैं दोस्तों। बीवुल्फ का कुछ स्टोरी यानी कि इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बीवुल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक in the tradition of Germanic heroic legend consisting of 382, which type of line you know that is a alliterative lines। पढ़ा होगा आपने, बताया गया। चलिए नेक्स्ट, द ओनली सर्टेन डेटिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बीवुल्फ कंसिडर्ड बाय लिटरेरी स्कॉलर्स इज, यानी कब से, तो वो बताया गया आपसे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिटवीन 975 to 1025। Now is that clear? ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर, द स्कॉलर्स कहते हैं, विद्वान कहते हैं, बुलाते हैं एनोनिमस ऑथर द एपिक बीवुल्फ एज, एनोनिमस ऑथर है ना, तो उसे बीवुल्फ पोएट भी कहते हैं, यानी कि बीवुल्फ के पोएट का नाम नहीं पता है, इसे एनोनिमस यानी कि गुमनाम कहते हैं। ठीक है, बिना नाम का। द स्टोरी ऑफ द एपिक बीवुल्फ इज सेट इन, कहाँ स्टोरी सेट? द पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th century। तो क्या नोट करोगे आप लोग? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवुल्फ वाज द सन ऑफ, Beowulf was the son of is Igithru, a warrior of the Swedish Vagabonds। ये आप ध्यान रखेंगे, ये नेम है दोस्तों। ठीक है, सन ऑफ Igithru was Beowulf's father who belonged to the Swedish Vagabonds clan he joined। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Beowulf was a hero of the, बीवुल्फ किसका हीरो था? ब्रिटेन्स का, जीस्ट का। तो बीवुल्फ जीस्ट का हीरो था, यही तो लड़ाई किया था, है ना। जीस्ट का हीरो था जो आकर के हर्थगर को ग्रेंडल, और ग्रेंडल जो जाइंट ग्रेंडल हैं और ग्रेंडल्स की माँ है, उससे लड़ता है, फिर वहाँ जीट से वापस चला जाता है और किंग हो जाता है। बीवुल्फ चाइल्डहुड फ्रेंड हु कम्पीटेड विथ हिम एज अ स्विमिंग मैच हुआ, जिससे स्विमिंग मैच जो है कम्पीट किया था, वो है ब्रेसिया, है ना। इसके बचपन के दोस्त हैं ब्रेसिया। ठीक है, ब्रेसिका। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द किंग ऑफ द डेन्स व्हेन द स्टोरी बीवुल्फ, किंग कौन था? तो हर्थगर था, हर्थगर एक किंग था जो है डेन्स का, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हर्थगर अपीयर एज अ करेक्टर? ऑल ऑफ दोज, है ना, कैसा करेक्टर उसने रिप्रेजेंट किया था? एंग्लो सेक्सन एपिक वुल्फ, ये भी ठीक है। विटसित का भी था, मिडिवल डेनिश क्रॉनिकल का था, यहाँ पर उसने सारे करेक्टर फिल किए थे, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्थगर इज इन हिज ओल्ड एज हैड बिल्ट नियर द सी अ मीड हॉल। मीड हॉल क्या नाम बताया गया? आपको बताएगा दोस्तों, वो नाम आपका हेरोइड बताया गया था, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नाइट एज दे वर्स आल स्लीपिंग अ फ्राइटफुल मॉन्स्टर वाज द नेम ऑफ मॉन्स्टर? ग्रेंडल। अब ये भी हमने बताया दोस्तों, तो ग्रेंडल आया था, फिर आगे ग्रेंडल की माँ भी आएगी। फॉर हाउ लॉन्ग ग्रेंडल्स हॉरिबल रेड कंटिन्यू हेरोइड, हेरोइड नेम ऑफ मीड हॉल, हेरोइड ये ध्यान रखना, हेरोइड क्या है? नेम ऑफ मीड हॉल, हेरोइड नेम ऑफ मीड हॉल, जहाँ पर वो लोग बैठ के दारू वगैरह पीते थे, शराब वगैरह।
हैड चेंज एवरी जॉय टू मॉर्निंग एमंग द स्पीयर डेंस, जल्दी ही वो बिलाप में बदल गया, है ना। तो लगभग वहाँ पर सो रहे थे, 12 विंटर सो रहे थे दोस्तों, है ना। तो उनको क्या किया गया, तो वो जा कर के ग्रैंडल खाने लगा। इज द करेक्ट आंसर। एज नो मैन मेड वीपन कुड हार्म ग्रैंडल, कोई भी मैन मेड वीपन ग्रैंडल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। व्हाट हार्म ब्यूल डिड टू ग्रैंडल विथ हिज बेयर हैंड्स, तो यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, ब्यूल्फ क्या था, उसका हैंड जो है बहुत ही स्ट्रांग था, वो किसी को पकड़ लेता था तो वो छुड़ा नहीं सकता था। उसने ग्रैंडल के हाथ को, कोहनी को पकड़ लिया, हाथ को पकड़ लिया, तो ग्रैंडल नहीं छुड़ा पाया, इससे कि उसका हाथ उखड़ गया। ठीक है दोस्तों, ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट वॉज डन टू द ग्रैंडल्स टोर ऑफ फॉर्म, क्या घटित हुआ, तो ग्रैंडल का पूरी तरीके से नुकसान हो गया, यानी कि उसका हाथ टूट गया। तो क्या हुआ था इसमें, व्हाट वॉज डन टू द ग्रैंडल्स स्टोर ऑफ होम, हिज होम वॉज अटैच टू द वॉल ऑफ फेवरेट, नहीं वॉल ऑफ फेवरेट से नहीं अटैच था दोस्तों, इसका ऑप्शन ज़रा ध्यान रखेंगे, ये नहीं होगा। हिज होम वॉज थ्रो इन टू द सी, समुद्र नहीं फेंका था, समुद्र में नहीं फेंका था दोस्तों, उसको अपने छत पे लगा लिया था, मीड हाल की छत पे। हिज आर्म वॉज ड्राइड अप एंड पुट एज मम्मी, नहीं मम्मी के रूप में नहीं रखा था, छत पर रख लिया। तो इसको ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। समझ में आया दोस्तों, ये एंग्लो सेक्शन पीरियड का और आपका बियोल्फ का कुछ इंपॉर्टेंट सेशन था और कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग जो है एंग्लो नॉर्मन पीरियड की तरफ चलेंगे और एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेशन कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।